नमस्ते सेठी सर। नमस्ते अनुज जी, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड आफ्टरनून। नमस्कार अनुज जी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो बाजार इस वक्त नीचे नजर आ रहे हैं, आज हम हम मिड डे में डिस्कस हैं। करने वाले हैं। जी सर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अनुज जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सेठी साहब सबसे बिल्कुल। इंतजार है कि क्या करना है हमें। जी सर। तो मैं चाहूंगा थोड़ा पृष्ठभूमि के साथ बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कैसे करके चेंजेस आए हैं गोल्ड जी में अभी। जी सर। बिल्कुल पहले सर। बाजार देख लेते हैं। मिड डे है और मार्केट जो है वो नीचे नजर आ रहा है। सेंसेक्स 299 पॉइंट्स नीचे है एट 82,231। निफ्टी कल 25,000 क्रॉस हुआ था, लेकिन आज फिर से नीचे है एट 24,978, 83 पॉइंट्स नीचे है। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: भारती एयरटेल, Bharat Elect, IndusInd Bank, Tata Motors and SBI. Top 5 gainers at this hour: Bharat Elect, HR Motors, Bajaj Auto, NTPC and Adani Enterprise. Top 5 losers at this hour: Bharti Airtel, IndusInd Bank, Shriram Finance, SBI and HCL Tech. तो अनुज जी, बाजार के बारे में क्या कहेंगे? हमने ऊपर नीचे देखा है इस हफ्ते। 3000 पॉइंट्स भी ऊपर रहा था मार्केट। तो क्या कहेंगे आप बाजार के बारे में? व्हाट इज योर एनालिसिस? देखिए देखिए बिल्कुल हमने अगर हम पिछले इस महीने को अगर इवेल्युएट करें तो भारत पाक युद्ध हुआ उसके बाद जी जैसे ही सीज फायर लगा तो हमने देखा इक्विटी मार्केट में एक रिकवरी जी देखने यूएस चाइना था, उसकी वजह से काफी हद तक इंटरनेशनल मार्केट्स में सभी इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड रहा। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जो इकोनॉमिक डेटा थे इंडिया मार्केट के, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी काफी कंट्रोल में आया इंडिया का, तो उससे भी काफी हद तक सपोर्ट मिला। और दूसरा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के जो डेटा आ रहे थे मार्केट में, जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो भी काफी पॉजिटिव थे, तो उसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल इंडियन मार्केट पॉजिटिव रही। और कहीं ना कहीं जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है वो एक हाई लेवल पे आता हुआ दिखाई दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्रूड ऑयल का प्राइस। अगर आप देखेंगे तो क्रूड के प्राइस करीबन 2 साल के लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, जहां पे काफी अच्छा सपोर्ट ओवरऑल इंडियन मार्केट को आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि क्रूड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन में, और हमने देखा उसकी वजह से महंगाई कंट्रोल में रही। तो क्रूड के प्राइसेस भी लोअर है और इंडियन रुपी भी यहाँ पे सुधरता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से जी ओवरऑल इम्पैक्ट हमने भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा। जी। अनुज जी, कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं। गोल्ड मार्केट जो है, आप बताइए कि आने वाले 5 सालों में आप कहाँ देख रहे हैं और ट्रेंड क्या नजर आ रहा है आपको? गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड का प्राइस हमने अगर आप इस साल के स्टार्टिंग से देखेंगे, या अगर हम कहें कि जब से ट्रम्प साहब इलेक्शन जीता 4 नवंबर से, तो हम्म। गोल्ड के भावों में एक तेजी कंटिन्यू आती हुई दिखाई दी, क्योंकि ऐसा था कि उनका ये मानना था कि वो कहीं ना कहीं जो ट्रेड वॉर है उसको स्टार्ट करेंगे, ट्रेड टैरिफ्स लगाएंगे, तो वही इन्होंने करते हुए दिखाई। और उसके बाद हमने देखा जैसे उन्होंने टैरिफ लगाने स्टार्ट किए, तो गोल्ड के भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाकी असेट क्लास के मुकाबले गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। अगर आप इक्विटी को देखें या अगर आप किसी इंडेक्स फंड को देखें, तो उनके जी मुकाबले काफी अच्छे रिटर्न्स हमने गोल्ड में आते हुए देखे। तो जो फैक्टर हमने देखे यहाँ पर, जैसे कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी हमने आती हुई देखी। हमने हम्म देखा कि जो अनसर्टेनिटी का माहौल था उसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला। इसराइल हमास वॉर थी, रशिया यूक्रेन वॉर, और कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ यूएस में, वो भी काफी हद तक गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहा। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो काफी सारे फैक्टर्स थे जो कि गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहे, और हमने देखा कि गोल्ड 2024 में करीबन 22% बढ़ा था, 2025 में अभी तक करीबन 30% के रिटर्न दे चुका है। जी। अगर हम देखें सेंट्रल बैंक के गोल्ड परचेजेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो इनका क्या इम्पैक्ट होता है गोल्ड प्राइसेस पर? देखिए बिल्कुल, जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करता है। अगर हम देखें, अगर आप एक कंपेयर करें डेटा वाइज, तो करीबन 2019 से लेकर 2024 तक हम्म करीबन, अगर हम एक दो तीन इकोनॉमी की बात करें, जैसे अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना ने करीबन 331 टन के आसपास गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। वहीं अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी करीबन 241 टन के आसपास गोल्ड अपने सेंट्रल बैंक्स के पोर्टफोलियो में ऐड किया है। पोलैंड ने, टर्की ने, सिंगापुर
सिंगापुर, जापान सभी ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया। तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं देखें तो जितनी भी मेन इकोनॉमीज़ थी या जो छोटी इकोनॉमी थी या जो बड़ी इकोनॉमी थी, जो डेवलपिंग इकोनॉमी थी, सभी ने अपना जो गोल्ड है अपने सेंट्रल बैंक्स के पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और अगर हम होल्डिंग्स की बात करें एज़ पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो यूएस के पास करीबन सेंट्रल बैंक्स में करीबन मोर देन 8000 टन के आसपास गोल्ड ईटीएफ है। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे करीबन 3300 टन के आसपास है। इटली में जी। करीबन 2400 टन के आसपास है, फ्रांस में करीबन 2400, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीबन 875 टन के आसपास है। वहीं अगर आप चाइना को देखेंगे तो वहाँ पे करीबन 2200 टन के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपनी गोल्ड की होल्डिंग बढ़ाई है। हम्म। सी गोल्ड की होल्डिंग बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि एक तो फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग होता है, दूसरा अगर आपकी गोल्ड की होल्डिंग होती है तो आपको अगर आईएमएफ से लोन लेना है तो वो भी यहाँ पर ले आ सकते हैं। एक स्ट्रेंथ दिखती है कि सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड है और गोल्ड से एक स्ट्रेंथ दिखती है। दूसरी अगर आप देखें तो गोल्ड सेंट्रल बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। और कहीं ना कहीं डी डॉलरेशन की वजह से, क्योंकि सभी सेंट्रल बैंक्स को लग रहा था कि डी डॉलरेशन का भी एक इशू आ सकता है, तो उसके हम्म। चलते भी इन्होंने गोल्ड को यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। तो कहीं ना कहीं जी। बहुत बड़ा रोल रहा गोल्ड का। और पिछले ये 10 सालों में काफी गतिविधि इंक्रीज हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में गोल्ड काफी सेंट्रल बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। जी। अगर हम फेडरल रिजर्व की पॉलिसी देखें ऑन इंटरेस्ट रेट्स, तो इसका क्या असर हो रहा है ऑन इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट टुवर्ड्स गोल्ड? देखिए यहाँ पे अभी हमने जो लेटेस्ट फेडरल रिजर्व की मीटिंग देखी, उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, फ्लैट रखा। उनका कंसर्न ये था कि कहीं ना कहीं वो अभी यूएस के डेटा को वॉच करना चाह रहे हैं। यूएस के डेटा अगर आप देखेंगे तो इस बार थोड़े खराब आते हुए नजर आए। इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं था, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आया। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा थोड़ा खराब रहा, तो उसकी वजह से इन्होंने बोला कि जो ट्रेड वॉर की वजह से अगेन इकोनॉमी में डैम्पन होते हुए दिखाई दी, एक स्लो डाउन की पिक्चर वहां पे क्रिएट होती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व ने ये बोला कि अगर डेटा सही नहीं आएंगे तो वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे। बट हाँ, उनका ये हम्म। मानना है कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर इकोनॉमी की पोजीशन सही होती है तो वो आगे इस साल 3 इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट टोटली डिपेंड करेंगे यूएस के डेटा के ऊपर और टैरिफ वॉर के ऊपर। देखिए हमने ये भी देखा, जैसे ही फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई तभी से हमने देखा कि ट्रम्प साहब का जो नजरिया था इंटरेस्ट रेट टैरिफ को लेके, वो कुछ कूल होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत चाइना के साथ 90 डेज का करार किया कि 90 डेज कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, और जो टैरिफ लगाए हुए हैं उस पर कहीं ना कहीं कुछ कमी करेंगे। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट आया फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने क्लियर बोला कि टैरिफ वॉर की वजह से यूएस इकोनॉमी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं होती हुई दिखाई दी, बल्कि हम्म। उसका नेगेटिव असर रहा। यूएस पे ही नहीं, बाकी ग्लोबल इकोनॉमी में भी उसका नेगेटिव असर आता हुआ दिखाई दिया। तो उसकी हम्म। वजह से अब जो ट्रम्प है वो यहाँ पर अब थोड़े कूल होते हुए नजर आ रहे हैं टैरिफ को लेके। और हम्म। अगर ये कूल होते हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रो करेंगी। इकोनॉमी ग्रो करेंगी तो फिर हो सकता है कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होते हुए दिखाई दे। फेडरल रिजर्व ने बोला है कि वो इस साल 3 बार इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। जी। ग्लोबली ट्रम्प देखें साहब तो के हैं, चाइना ट्रम्प साहब और बहुत जी, चाइना और इंडिया जो है, व्हाट रोल डू दे प्ले इन शेपिंग द ग्लोबल गोल्ड डिमांड? देखिए बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीबन मोर देन 300 टन के आसपास चाइना हम्म। ने ऐड किया है पिछले 5 जी। सालों में। हम्म। इंडिया ने करीबन 200 टन के आसपास ऐड किया है। तो दोनों ही इकोनॉमी डेवलपिंग है और दोनों ही इकोनॉमी जो है अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर रही है। कहीं ना कहीं जो है हालांकि चाइना को अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे हम काफी देखते हैं, बट हाँ इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया है। वो ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। और हमने देखा कि लास्ट ईयर चाइना ने काफी अच्छी काफी बड़ा क्वांटिटी में गोल्ड ऐड किया था, हम्म। जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला था। तो चाइना अगर गोल्ड को ऐड करता है, चाइना की डिमांड अगर निकल कर आती है, तो हम्म। कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि हम्म। इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, और अगर इंडिया भी गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में आगे भी ऐड करता है तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी कमोडिटी को लेके। हमने हम्म। हिस्टोरिकली भी देखा है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, जब भी इंडिया और चाइना किसी भी मेजर कमोडिटी में होल्डिंग करते हैं, जैसे अगर हम बात करें क्रूड हो गया या सोयाबीन हो गया या सोया मील हो गया, या हमने देखा कि कुछ सालों पहले इन्होंने गेहूं को भी होल्ड किया था। तो अगर ऐसी अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग गोल्ड के अंदर भी है। जब भी इकोनॉमिक डिमांड आती है और इकोनॉमी अगर उसको होल्ड करती है तो उसके प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। जी। सेठी सर, आपके सवाल?
मैं सवाल कर रहा हूँ, पर मैं ट्रम्प साहब के बारे में ना अपना जो बताया था वो मैं बात करना चाहता था जी। कि वो कूल और हॉट नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। उस वजह से क्या है, अ, फेडरल को भी परेशानी है, सब पूरी दुनिया को परेशानी है। वो कब क्या स्टैंड लेंगे, कब वो बोले मैं पोप बन जाऊंगा, बोले मैं तो मजाक में कहा था। तो फिर कुछ भी बोलते हैं तो अभी सीरियस ले नहीं ले क्या करे, तो बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है लोगों को, और इनको कुछ भी स्टेटमेंट करते हैं तो। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमको ये सुनने में आया था कि वो शायद फेडरल रिजर्व के जोरेम पोवेल को हटा देंगे। तो यहाँ तक उन्होंने बोल दिया था कि अगर उनसे उनकी बात नहीं बनी तो वो जोरेम पोवेल को भी हटा देंगे। तो वो अनप्रिडिक्टेबल है ट्रम्प। अभी तो फिलहाल थोड़े कूल मोड में है, बट हाँ ये नहीं पता कि कब वो चेंज हो। जैसे हमने अभी भी अभी हम कल टीवी देख रहे थे तो उसमें ये आ रहा था कि उन्होंने ये बोला कि हमने इंडिया और पाकिस्तान की मध्यस्थता नहीं कराई। तो उनकी बात थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल है। तो मुझे लगता है कि जब तक वो एक सीधी लाइन में चल रहे हैं, जब तक एक डायरेक्शन उनको वो दे रहे हैं कि हाँ भाई एक कूल मूड में, तो मुझे लगता है कि तब तक मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी। तो वो उनको बहुत सावधानी से उनके स्टेटमेंट को लेना पड़ता है। अभी डॉलर इंडेक्स के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपके विशेषज्ञ के रूप में, कि फेडरल रिजर्व का जो है ये इंटरेस्ट रेट पे है, एक मिनट, डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी में की फंडामेंटल ड्राइवर कौन से हैं जो डॉलर इंडेक्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और प्रभावित करते हैं। ये जो आप किस्सा बता रहे हैं उनका, फेडरल रिजर्व को डॉलर का बराबर कसम कसी चलती रहती है, तो उसका क्या देखिए कोरिलेशन है। देखिए कोरिलेशन है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो यूएस में तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक तो सबसे पहले इन्फ्लेशन है, जिसको हमेशा फेडरल रिजर्व नजर में रखता है, क्योंकि इन्फ्लेशन से इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो वहां पर वो इवेल्युएट करते हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पे ज्यादा नजर रखते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो काफी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वो उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि यूएस के जो रिटेल सेल्स के नंबर है वो भी इस बार थोड़े खराब आते हुए नजर आए थे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही यूएस के डॉलर इंडेक्स में इंपैक्ट डालते हैं। अगर ये डेटा खराब आते हैं तो हम देखते हैं कि यूएस के डॉलर की गिरावट आती हुई दिखती है, क्योंकि इन डेटा की वजह से पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड होती है। अगर रिटेल सेल्स के डेटा पॉजिटिव आते हैं, इट मीन्स कि यूएस के अंदर जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है, इट मीन्स कंजम्पशन बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आता है तो इट मीन्स कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो इनकी सेल्स है वो इंक्रीज होती है। तीसरा इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्शन की साइकिल है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेजर डेटा हैं जो यूएस के लिए और फेडरल रिजर्व के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इन डेटा की वजह से जो है फेडरल रिजर्व डिसाइड करता है कि इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है या आगे उनको इंटरेस्ट रेट कट करने ही नहीं करने। तो इन सबके बेस पर जो रिफ्लेक्टर है वो आपका डॉलर इंडेक्स है। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बाकी इकोनॉमी के अगेंस्ट में यूएस ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। अनुज जी, एम्प्लॉयमेंट डाटा कितना इन्फ्लुएंस करता है डॉलर इंडेक्स को। देखिए एम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि करीबन 40-50% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसी के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी डिपेंड होती है। अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग स्पेंडिंग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली जो कोरिलेट होता है वो इन्फ्लेशन से कंट्रोल होता है। तो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लास्ट टाइम हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है थोड़ा सा खराब होकर आया था, बट उसके साथ साथ हमने देखा कि नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा थोड़ा पॉजिटिव आया था। तो काफी मिक्स सा डेटा है यूएस के अंदर, बट उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा है जिस स्पीड से वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पॉजिटिव आता है तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो अच्छा रहेगा। मैं एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो डॉलर इंडेक्स है, ये अपना इंटरनल ग्रोथ और इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन चीज़ें इंडिकेटर्स के लिए, यूएसए के लिए ज़्यादा यूजफुल है, या दूसरे देशों की करेंसी को उसके साथ मैच करते हैं, या दोनों करते हैं। देखिए जो यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस का जो मेजर इकोनॉमी है वो डिपेंड होती है आपकी जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा है। बट अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स इज अ रिफ्लेक्टर, कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसकी वैल्यू, जो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू है वो बाकी जो पांच मेजर करेंसी है जिसकी, जैसे कि जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, कनेडियन डॉलर
स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक, ये 5 इकोनॉमी है जो कि मीन्स अगर आप एक मोटा मोटी बात करें तो पाउंड, यूरो, कनेडियन डॉलर, फ्रैंक, ये सब जो करेंसी है इनके अगेंस्ट में क्या वैल्यू है डॉलर की। तो ये वैल्यू इवेल्युएट जो करते हैं वो इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से करते हैं कि इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, इट मीन्स कि बाकी इकोनॉमी के अगेंस्ट में यूएस की ग्रोथ कितने परसेंटेज ऊपर है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है फिर डॉलर इंडेक्स में। नहीं, उन 5 में से कि इन पाँचों की टोटल करके की जाती है? इन पांचों की हाँ, टोटल करके की जाती है कि इन पांचों का जो इनका अलग अलग अच्छा, मतलब कंट्रीब्यूशन है 5 ये कि रिप्रेजेंटेटिव है यूनिट, 5 यस की ये एक यूनिट पांच, बनती है जो रिप्रेजेंटेटिव है डॉलर इंडेक्स की। यस 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 अगले पांचों स्ट्रांग है तो डॉलर स्ट्रांग है, पांचों वीक है तो डॉलर वीक है। यस। तो इसके करेंसी से कोई लेना देना नहीं दूसरे वर्ल्ड की। देखिए मेन इसमें 5 करेंसी आपकी ऐड हो जाती हैं, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, कनेडियन डॉलर, स्विस क्रोमा एंड स्विस फ्रैंक। तो ये 5 करेंसी हैं जो मेजरली रोल, और इनके अगेंस्ट में हम देखते हैं इसको, डॉलर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हम इन 5 मेजर करेंसी के अगेंस्ट में देखते हैं कि इन 5 मेजर करेंसी की क्या इवेल्युएशन है और उसके अगेंस्ट में डॉलर कहाँ खड़ा है। तो यहाँ पर जो इवेल्युएट किया जाता है कि जो 5 मेजर करेंसी हैं उन करेंसी की वैल्यू और साथ में उसके अगेंस्ट में डॉलर की क्या वैल्यू है। तो अगर ये 5 करेंसी वीक होती हैं, या अगर हम बोले कि डॉलर की वैल्यू अगर इन 5 के अगेंस्ट में इंक्रीज होती है, तो इट मीन्स कि यूएस की इकोनॉमी ग्रो कर रही है अगेंस्ट दिस 5 मेजर इकोनॉमीज। अच्छा, अब हम भारतीय रुपए की बात लें तो भारतीय रुपए का तो पिछले साल तो घटा है डॉलर के सामने, जी। अभी बढ़ रहा है। तो उसका क्या फोरकास्ट लगता है आपको? देखिए अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले करीबन 3% के आसपास रुपया यहाँ पर वीक हुआ है। अगर हम डॉलर के अगेंस्ट में देखें तो अभी भी 85 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि रुपी अभी यहाँ पे स्टेबल रहेगा, क्योंकि वॉर के बाद थोड़ी पॉजिटिविटी आई है इंडियन मार्केट के, अभी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी ऊपर है, बट हाँ कहीं ना कहीं अभी भी इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में है। अगर आप इंपॉर्टेंट देखेंगे इस बार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मानसून बहुत अच्छा आने वाला है, एक्सपेक्टेशन जो है। उसके साथ साथ हम देखेंगे पिछले 1 साल से तिलहन के अंदर और दलहन के अंदर जो है कोई प्राइस ज्यादा नहीं बढ़े हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन इस बार इंडिया का कंट्रोल है। क्रूड के प्राइस कंट्रोल में है, तो वो भी यहाँ पे काफी अच्छा है। तो मेजरली जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए भी इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चीज है, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा एक हमेशा से ही कंसर्न रहा है। और इस बार अगर आप 1 साल में देखेंगे आफ्टर कोविड, तो ये पिछला साल बहुत अच्छा गया है, जिसमें सभी कमोडिटी के प्राइस कंट्रोल में रहे हैं, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो एडिबल ऑयल्स हो, चाहे वो दालें हो, सभी के अंदर। तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। और इस बार भी मानसून अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसकी वजह से लग रहा है कि आगे भी जो प्रोडक्शन है पल्सेस का या एडिबल ऑयल्स का वो काफी अच्छा रहेगा, तो उससे भी हम देखेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है तो अगेन आपको रुपये में स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी। हालांकि रुपी हमने देखा कि कुछ वैश्विक कारणों की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, या कहीं ना कहीं ग्लोबल वॉर की वजह से, हमने ये देखा ट्रेड वॉर की वजह से, उसकी वजह से रुपया थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दिया। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रुपया हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक रेंज में ही रहेगा। ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी हम रुपये में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कॉमन इंडिकेटर एक जीडीपी को माने तो उसके हिसाब से हमारा रुपये घटना नहीं चाहिए, कि हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो आपने ये जो बताया ट्रेड वार, उसका फियर की वजह से उसको बेनिफिट डॉलर को मिल जाता है, देखिए फंडामेंटल हमारे बिल्कुल, स्ट्रांग है। बिल्कुल देखिए ट्रेड वॉर की वजह से या अदर करेंसीज की वजह से हम देखते हैं कि कई बार डॉलर स्ट्रेंथ ले हाँ, लेता ऑयल है, का भी बट हाँ। फियर था कि ऑयल 80 हो जाएगा। यस वो अभी पिछले दिनों में कमाया तो आगे उसका भी फायदा मिलेगा अपने को। यस। तो देखिए यही रहता है कि अगर आप इसको इंडिविजुअल ट्रैक कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल देखें रुपी को, अगर हम कंपेयर करें इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, तो रुपी यहाँ पर अच्छी खासा स्ट्रेंथ लेना चाहिए। बट हाँ ग्लोबल कारणों की वजह से, ट्रेड वॉर की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, वॉर की वजह से, या ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से जो है अगर अदर करेंसी वीक होती है, तो फिर जैसे हमने देखा कि डॉलर के अगेंस्ट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सभी एशियन करेंसी वीक हुई थी, तो उसके चलते हमने देखा कि रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया। बट अगर आप इसके इंटरनल पैरामीटर्स को देखेंगे तो हमारी जीडीपी भी ग्रो करी है, और उसकी वजह से हमारा रुपी स्ट्रेंथ लेना चाहिए। बट हाँ इंटरनेशनल कारणों की वजह से कहीं ना कहीं रुपी डॉलर के अगेंस्ट में वीक होता हुआ दिखाई दिया। सोने पे मुझे बात पूछनी थी आपसे, सोने पे तो भारत ने टैक्स लगाया तो ये सोना आना कम हुआ, नहीं तो आया आ रहा था, बहुत आ रहा था। 2-3 महीने पहले तो ये ऑयल के बाद में सेकंड बड़ा आइटम यही थी जो खरीदी गई। जी। तो अच्छा, दूसरा ये अभी अंदाजा है कि भारतीयों के पास 25,000 टन सोना है, उसमें कहाँ तक सत्य है? वो तो 8,000 टन तो सबसे ज्यादा यूएसए के पास है, तो उससे भी 3 गुना हमारे पास है क्या?
देखिए सिटी साहब, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियली 875 टन है आरबीआई के पास में। जो फिगर हम देख रहे हैं 25,000 टन या 30,000 टन जो हाउस होल्ड के पास है, दिस इज अनकाउंटेबल। मीन्स उसका कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो इसलिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आप काउंट करेंगे, देखिए सरकार ने अभी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी चलाई थी कि आप गोल्ड अपना बैंक में जमा कराएं, तो वो भी फेल हो गई क्योंकि लोग नहीं चाहते अपना गोल्ड बैंक में देना। और अगर आप देखेंगे तो अनऑफिशियल वे में डेफिनेटली इतना गोल्ड हो सकता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स के पास हो। ऑफिशियली तो $875 टन के आसपास है, बट अनऑफिशियली मुझे लगता है कि इतना गोल्ड जो है हाउस होल्ड्स के पास होगा। गवर्नमेंट ने सोवरेन बॉन्ड बंद कर दिए, उनको क्या लगा कैसे बढ़ रहा है सोना, हम क्या पैसा को खराब करें अपना। देखिए बिल्कुल सरकार को उसमें इंडियन मुझे तो गवर्नमेंट के कहने पे तो गोल्ड खरीदेगा नहीं, उसको अपनी अपने स्वार्थ के लिए खरीदेगा। यस यस यस। उन्होंने देखा रुपया गिर गिर के क्या हो गया, गोल्ड उठा टट टट के कहाँ पहुंच गया, तो फिर सच्चाई सामने दिखती है ना, तो उसका फायदा उठाता है। तो आपको क्या लगता है उसके हिसाब से गोल्ड का ट्रेंड अच्छा रहेगा? चाइना के पास भी ज्यादा स्टोरेज नहीं है, अभी सब खरीदने आ जाए तो बाजार में 2 लाख हो जाए। यस। तो देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था उसमें अगर आप कहें इनडायरेक्टली देखें तो सरकार को उसमें लॉस होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मुझे ध्यान है 2600 रुपए के आसपास गोल्ड का सोवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ था, और आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं और उस पर 2.5% गारंटेड रिटर्न भी है, तो एक जिसकी वजह से सरकार ने उसको डिसकंटिन्यू किया। अगर आप देखेंगे तो सरकार ने लास्ट टू लास्ट बजट में जो जुलाई में बजट आया था उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करी थी। उसके बाद गोल्ड के प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अक्षय तृतीया इस बार आया, उसमें करीबन 30% गोल्ड की डिमांड जो थी वो वीक थी, कम थी फिजिकल मार्केट में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हायर प्राइस होने की वजह से गोल्ड की डिमांड कम होती हुई दिखाई दी। हमने चाइना में भी गोल्ड की डिमांड कम होती हुई देखी हायर प्राइस की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा हमने देखा कि प्राइजेस की वजह से एक मार्केट को थोड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड जो लोग हैं वो धीरे धीरे लो वेट ज्वेलरी में शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए। तो गोल्ड की डिमांड थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी इस साल। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली गोल्ड जो है किसी के कहने से इन्फ्लुएंस नहीं होते ट्रेडर या इन्वेस्टर। उनको रिक्वायरमेंट होती है या उनका इंटरेस्ट होता है या वो इमोशनली अटैच होते हैं, इसलिए वो गोल्ड परचेज करते हैं। मुझे खाली जानना है, सरकार 2,000 के नोट की तरह कभी ये नहीं बोले गोल्ड बदलना है, गोल्ड लेके आओ, गोल्ड के हम बिस्किट लेंगे, आपको गोल्ड लेके आओ सारा, नहीं ऐसा ड्यूटी नहीं वाला होगा। गोल्ड ही चलेगा कल से। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड जो है एक एसेंशियल आइटम तो नहीं है, एक प्रीशियस आइटम है, और एक मेटल है। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड सरकार कोई ऐसा स्टेप उठाएगी, क्योंकि गोल्ड जो है हमने देखा कि सरकार ने जो भी जितनी भी पॉलिसीज गोल्ड के लिए लेकर आए, चाहे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आए, वो भी उतनी नहीं चली। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाए तो देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने खरीदारी करी, जम के खरीदारी करी। तो सरकार को पता है कि गोल्ड एक ऐसी वस्तु है, उसके अगर आप की कोई भी स्कीम लेकर आएंगे, अगर वो फ्रूटफुल नहीं होगी लोगों के लिए तो वो नहीं चलेगी। तो हमने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में देखा कि सरकार ने पूरी कोशिश करी कि आप अपना गोल्ड जो है बैंक में जमा कराएं, जिससे उसको इकोनॉमी में यूज किया जा सकता है। वो भी फेल हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड अगर सरकार को ऐसी स्कीम लेकर आएंगी भी तो वो यहाँ पे उतनी फ्रूटफुल कामयाब होगी। हालांकि सरकार ने ये भी किया है कि अगर आप 2 लाख से ऊपर का गोल्ड लेते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो वो भी मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इतने इफेक्टिव वे से यूज हो रहा है। लोग जनरली अपने पसंदीदा ज्वेलर से माल लेते हैं, और ज्वेलर भी क्या करते हैं कि कैश में माल दे देते हैं। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो गोल्ड की मार्केट में आनी बाकी हैं, और कितनी वो यूज होंगी वो आगे समय बताएगा। ये जी, आप तो अनुज जी क्या एडवाइस देंगे आप इन्वेस्टर्स को गोल्ड के बारे में या जनरल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में? देखिए गोल्ड में हालांकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो नहीं है, बट हाँ गोल्ड ईटीएफ है मार्केट में, सिल्वर ईटीएफ है। उसके साथ साथ कमोडिटी एक्सचेंजेस के गोल्ड हैं। अभी हम एक्सचेंज ने एमसीएक्स ने 10 ग्राम का गोल्ड भी लॉन्च किया है। तो अब सारे तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को आना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। और हमने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड देखा है कि गोल्ड के भाव इंक्रीज ही हुए हैं। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। हमने भी रिसेंटली पिछले 6 महीनों में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी आती हुई देखी। हमने वॉर भी देखा, ट्रेड वॉर भी देखा। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को
गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बेशक वो 10-15% ऐड करे और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ऐड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के साथ ना करें क्योंकि वॉलिडिटी काफ़ी रहेगी। बट हाँ, उनको गोल्ड के अंदर भी एसआईपी फॉर्म में भी कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अनुज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए और इन्वेस्टर्स को एडवाइस देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। जी नमस्कार। थैंक यू सर।